के शो में। पाकिस्तान सियासी बहरान पर अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग भी परेशान। इमरान खान को इंतशार की वजह करार दे दिया। इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, हमने ये देखा आपसे कुछ रोज़ कबल टाइम मैगज़ीन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो आज माशी बहरान का सामना कर रहा है, इसकी वजह कोई अगर है तो इमरान खान साहब। इस रिपोर्ट में किस तरह बताया गया कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बार बार वज़राए ख़जाना तब्दील हुए, फाकी फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील हुए, FBI चेयरमैन तब्दील होते रहे, कोई भी टिक नहीं सका। फिर एक मुश्किल प्रोग्राम IMF के साथ किया गया और मौजूदा हुकूमत जिस बहरान का शिकार आज है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर आई। इस रिपोर्ट के बाद एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आई। इस रिपोर्ट में जो कुछ दिन कबल शाया हुई, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जिस तरह पाकिस्तान को सियासी बहरान और इंतशार की जानिब धकेला जा रहा है। इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जो मरकज़ी किरदार हैं और ये चाहते हैं कि तसादुम की तरफ शायद इदारे चले जाएं, इंतशार हो जाए या अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो है वो हो जाए। इसमें उन्होंने जिक्र ये भी किया इस आर्टिकल के अंदर कि किस तरह वफाकी हुकूमत और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आमने सामने आ चुके हैं और इमरान खान ये चाहते हैं कि किसी तरह इस मुल्क की ना मईशत इस पर संभल सके, न सियासत में किसी किस्म का इस्तेहकाम आ सके। आपको ये बताते चले कि जब भी हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली की कोशिश भी की तो इस तरह की कॉलिग्स भी सामने आई, जिसमें शौकत तरीन साहब, कभी उनके तैमूर झगड़ा साहब सामने आए कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम को बहाल ना कर सके। पाकिस्तान की माशी सालमियत को अगर मुसलसल ख़तरा लाहक है तो बैनुल-अक़वामी जरीदे भी अब ये लिखने पर मजबूर हो गए कि वो शख्सियत इमरान खान साहब ही की है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत और मईशत और उसकी सालमियत को ख़तरात लाहक हैं। इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़्ज़िया-ए-निगार हैं। हमारे साथ अहमद चुनॉय साहब माशी तज़्ज़िया-ए-निगार हैं, माशी उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। रोकड़ी साहब, आप फरमाइएगा, पहले टाइम मैगजीन नहीं, अब ब्लूमबर्ग ये लिख रहा है कि किस तरह इमरान खान मुल्क को अदम इस्तेहकाम या सियासी गैर इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं खुर्रम साहब? दो चीजें इसमें अहम है। एक तो हम लोगों पे अंग्रेजों के कहे का असर ज्यादा होता है, तो अच्छा है उन्होंने लिखा जी। दूसरा वो कदरे हमारे से बैलेंस्ड हैं और अदल की बुनियाद पर तज्जिया करते हुए उन्हें कोई खौफ नहीं होता। तो ये भी खुशाइन चीज है कि उन लोगों ने ये चीज लिखी कि जिनकी तरफ पिछले कुछ अरसे से हम इमरान खान को लॉबिंग करते हुए देख रहे हैं और पाकिस्तान का नाम वेस्ट के अंदर, खास तौर पे अमेरिका के अंदर और वेस्ट के अंदर इमरान खान बहुत भयानक तरीके से पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा था। ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा था बल्कि वहां पे ऐसे लॉबियस्ट हायर किए गए कि जिन्होंने पाकिस्तान का चेहरा मस्ख करने की कोशिश की। उसकी वजह क्या है? इमरान खान जिस वक्त से अपने इक़्तिदार से निकला है, अपनी ही गलती से निकला है, लेकिन वो इस मुल्क से वो बदला लेना चाहता है और इस किश्ती को या हमारी इस जो हमारी रियासत है उससे वो उस तरीके से बदला लेना चाहता है कि वो ये समझता है कि सबसे पहले उसको सपोर्ट लेनी है वेस्ट से, और अमेरिका जब तक उसको सपोर्ट नहीं देगा तो उसका बयानिया नहीं चलेगा। उसके बयानिए में अमेरिका, वेस्ट, उनके अंदर पाकिस्तान को खराब करना है। तो मैं इन दोनों मैगजीन्स को सबसे पहले तो मैं इस पे तसल्ली है मुझे कि अच्छा ये चीज वेस्ट से आई है। दूसरी चीज सैफान ये है कि वहां के जब आते हैं ना ये इंटरव्यूज लेने के लिए, तो पाकिस्तान तो है नहीं कि सैफान को इजाजत दे दे। आज इमरान खान सैफान को बुला ले और सैफान जरा बैठे ना इमरान खान सैफान के साथ या उन लोगों के साथ कि जिनके साथ बैठकर सच्ची बातें करनी पड़ेंगी। वेस्ट के अंदर हमारा जो इमेज पिछले कुछ अरसे से इमरान खान तबाह कर रहा था और तमाम का तमाम जो अपना मलबा है वो पाकिस्तान के उन इदारों पे फेंक रहा था कि जिनमें उसका ये चूरन वहां बिक रहा था और वहां पर वो एक एंटी स्टेट एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एंटी स्टेट मूवमेंट को जनरेट कर रहा था। तो अब इन दोनों जरायत का जवाब दे इमरान खान या उसकी पार्टी। इनकी हालत यह है कि पिछले दिनों जब टाइम्स मैगजीन के ऊपर उसकी तस्वीर छपी
तो इन्होंने ट्विटर के ऊपर ऊधम मचा दिया और इनका पिछला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है वो उसकी तस्वीर के साथ फख्र से कहता है कि तस्वीर देखो। और फिर एक बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने लिखा कि तस्वीर तो हमने देख ली है, अंदर जो लिखा हुआ है ए नादानो वो भी पढ़ लो। यानी कौम को इस स्टेज तक इमरान खान ले आया है कि आज इस इंतशार का खात्मा जरूरी है। आखिरी पॉइंट मैं जो दूंगा, क्या आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में हमने कहा था कि इमरान खान की कुल पॉलिटिक्स इस वक्त केओस की पॉलिटिक्स है। वो केओस को क्रिएट करके लोगों के जहनों को मफलूज करके अपने आप को एक हीरो बनाकर और मसीहा बनाकर और साथ मजलूम साबित करके लोगों की हमदर्दियां लेना चाहता है। और हमारे लोग तो सादे जैसे हैं, जिस घर में कोई बंदा फौत हो जाए तो उसके बेटे को अगली दफा वोट देते हैं क्योंकि जिसका वालिद फौत हो गया तो हमने वोट इसको देना है। अब इन तमाम चीजों में इमरान खान कामयाब रहा पाकिस्तान में, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो एक्सपोज होता जाएगा। दैट्स व्हाई ही वाज आस्किंग कि जी मार्च में इलेक्शन हो जाए, जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये वाला जितना केओस है, केओस की एक और डेफिनेशन ये है कि जब ये बढ़ता है तो बहुत सारे वो अवामिल भी सामने आना शुरू हो जाते हैं जो केओस क्रिएट करने वाले नहीं चाह रहे होते। तो यहाँ पे टाइम सबसे मेजर गवर्निंग फैक्टर है। जिस तरीके से टाइम गुजरता जाएगा, इमरान खान की जितनी भी पॉलिसी वेस्ट में, मीडिया में, आपको, हमें, लोगों को जो कुछ ज्यादतियां कर रहा है और हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। और दिस हैज स्टार्टेड नाउ। टाइम्स और बैठे हुए हैं हमारे बहुत मोहतरम अहमद चनाय साहब, ही विल टेल यू कि इक्तिसादी तौर पे हम किस जगह खड़े थे और कहां हमें होना चाहिए। आई हैव नो डाउट कि हम इंशाल्लाह इस केओस के बाद लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं, मैं इसमें कि टाइम मैगजीन हो, ब्लूमबर्ग हो, आपने जैसा कहा कि ये लिखते हैं तो उसकी अहमियत होती है, फिर इंटरनेशनल जरीदे लिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि कुछ दिन कबल बिलाल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया था कौमी असेंबली में, जरदारी साहब ने भी उस बात को रिपीट की थी कि ये इमरान खान साहब तो चले गए लेकिन उनके साथ जो पूरे मोहरे थे, जो पूरा सिस्टम था, वो अपनी जगह बदस्तूर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो अदम इस्तेहकाम इमरान खान साहब चाहते हैं तो उनके मोहरे भी सिस्टम को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जो नजर भी आ रहा है। तो इसका क्या इलाज है, क्या करे इस पर हुकूमत, रियासत किस तरह निकले इमरान खान साहब और उनकी बाकियात से? तूफान जो बाकियात जहां पे जो थी ना, जिनकी वजह से असर पड़ता था, वो बाकियात तकरीबन 80% हट चुकी हैं जी, वो मोहरे हट चुके हैं। अब एतमाद की जरूरत है इदारों को और तमाम को आपस में और गवर्नमेंट को, और अब सिर्फ और सिर्फ वो खौफ रह गया है, यानी वो बैठा है। अब इंशाल्लाह वो हालात नहीं है और ना वो चीजें हैं, लेकिन हम कुछ मकामात पर अभी जैसे हम देख रहे हैं जो 27 को कुछ होना है, कुछ मकामात पर बहुत बड़े सपोर्टर्स कुछ मकामात पर मौजूद भी हैं, उनके फैमिलीज भी एंड व्हाट ऑल, लेकिन जो मेजर थ्रेट्स थे टू कंट्री, जो इस तमाम बयानियों को लेकर चल रहे थे, वो बंदे अब वहां पर नहीं रहे। सैफान, अगर आप थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बंदे जो मैटर करते थे नहीं रहे, और इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, इंशाल्लाह इस तमाम जो इस चीज को है वो कवर कर लेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पॉलिसी इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है। जी सफा। लेकिन ये कि अगर इलेक्शंस पे 14 मई को होंगे नहीं होंगे रोकड़ी साहब, और इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है, केओस जो आप कह रहे हैं ना, केओस की ख्वाहिश है, ये पूरी होगी या नहीं होगी? ये ख्वाहिश क्या होगा? सैफान, पहली चीज है कि क्या इलेक्शन 14 मई को होना चाहिए? नॉट एट ऑल। क्यों होना चाहिए जी? इमरान खान ने इस मुल्क के ऊपर लश्कर कशी करके फतह किया था ये मुल्क। क्या सिर्फ पंजाब है जिसके ऊपर आइन का इतलाक होगा और 90 डेज पंजाब में है, बाकी पाकिस्तान नहीं है? मैं तो इस बात पे शुरू दिन से कह रहा हूं, जनरल इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। ये जनरल इलेक्शंस को तकसीम करना दरअसल ये भी एक बददियानती है कि आप एमपीएस को पहले ले आए। कल मैंने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है, मेरे नीचे 2 एमपीए किसी और पार्टी के हैं, मुझे जीतने देते हैं वो। मैं बैठा हुआ हूं स्कैंडिनेविया के अंदर। इमरान खान जब मिसालें स्कैंडिनेविया की देता है तो उसको यह सोचना चाहिए कि उसका अपना हल्का NA95 है जिसके अंदर अभी तक वो अपने 2 एमपीए सेटल नहीं कर सका। 2 बंदों को उसने टिकट दिए हैं अपने हल्के में, और दोनों जगहों के ऊपर रिवोल्ट है, और उसके अपने वर्कर उसके खिलाफ इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और लश्कर लेके निकले हुए हैं। तो ये चीजें गलत हैं। इलेक्शन होना नहीं चाहिए। 14 मई को इलेक्शन कराना पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आप क्यों कराएं अपने मुल्क के साथ ज्यादती सैफान? वजह क्या है? सिंध, बलोचिस्तान, केपी, क्या ये किसी और मुल्क का हिस्सा है? पंजाब के अंदर आप 14 मई को चाहते हैं। इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। हम तो इस बात के शुरू से कह रहे हैं कि जब भी हो
एक दिन इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कभी भी तकसीम नहीं होना चाहिए। जी शफान। सही, अहमद जुनैद साहब ये फरमाएं, क्योंकि इससे पहले टाइम मैगजीन की रिपोर्ट आई, ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये कितनी अहमियत फाइनेंशियल मार्केट्स लेती हैं इन इंटरनेशनल जो जर्नल्स होते हैं इनको और इनकी रिपोर्ट्स को, कितनी आप एज अ फाइनेंशियल मार्केट्स पार्टिसिपेंट कितना देखते हैं ब्लूमबर्ग को, खासतौर पे कितना फॉलो किया जाता है और कितनी अहमियत होती है इनकी स्टेटमेंट्स की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ब्लूमबर्ग एक इंटरनेशनल इदारा है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वेटेज उसका जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में मौजूद है। हमारे पास जब कुछ नहीं था तो हम सबसे पहले ब्लूमबर्ग को रेफ़र करते थे। इसी तरह बहुत सारी ऐप्स साथ साथ आती गई और ब्लूमबर्ग जो है वो अपनी जगह पर आज भी कायम है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो है उसकी अहमियत भी है और वहाँ पे जो नैरेटिव बिल्टअप होता है वही फिर सारा नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया में चलता है। हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स पर ही जो है वो पाकिस्तान की माशी बदहाली को जो है वो देखते हैं और कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो वो भी उसी पे देखी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज ब्लूमबर्ग का एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट में, जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं, उसको रीड करते हैं और अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान। जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर जब आता है तो उस रिपोर्ट को बहुत बड़ी अहमियत देता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, विदाउट टेकिंग एनी पॉलिटिकल साइड्स, हमारे लिए ब्लूमबर्ग पे कोई भी रिपोर्ट आ जाना, किसी के बारे में भी रिपोर्ट आ जाना, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली उसकी एक बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं और इन ऑप्टिक्स को जो है वो हर सूरत में जो है वो सही करने की ज़रूरत होती है। इससे पहले टाइम में रिपोर्ट आई थी, टाइम मैगजीन में, कि उनकी ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग थी, ना कोई टीम थी, बार बार चीज़ें बदलते रहे। अब ये कहा जा रहा है कि वो अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं मुल्क को और ब्लूमबर्ग लिख रहा है ये। आप समझते हैं कि अब ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी अब ये बात लोग समझ रहे हैं कि ये वाकई में डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं मुल्क को? देखिए, जो कुछ हालात हो रहे हैं हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, परेशान हर शख्स है, हर शहरी है। टाइम मैगज़ीन अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हम ये हालात देखते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं, कोई एक डिसीजन सामने नहीं आ रहा, डिसीजन पर डिसीजंस आ रहे हैं, कभी सोमोटो हो जाता है, कभी उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है, कभी उसकी नेगोशिएशन शुरू हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट के लिए, पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए और पाकिस्तान की बिजनेस की कंसोलिडेशन के लिए जो है वो जहर कातिल है। और कोई भी ख़राब न्यूज़ जो है वो हमें रोक देती है कि आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आज पाकिस्तान में जो है वो ये चीज़ नहीं करना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। देखिए, इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमेशा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस नज़र से देखता हूँ कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ बहुत बड़ा तो मुझे क्या करना चाहिए। जो रेवेन्यू अर्न होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो इन्हीं हालात में होता है कि जब सारे पीछे हट रहे होते हैं और कोई एक जो है वो मेजर इन्वेस्टर या मेजर प्लेयर आगे आता है और मार्केट को कैप्चर करता है और वो फिर वो रिस्क फैक्टर के साथ करता है कि मेरा ये सरमाया डूब भी सकता है और अगर ये मूव सही हो गया तो मैं चौके छक्के भी लगा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। वो ये भी देखते हैं कि एक आदमी अगर गिर रहा है तो दूसरा आदमी ऊपर तो जा रहा है, तो जब दूसरा आदमी ऊपर जा रहा है तो व्हाई नॉट वी शुड बी इन दैट लिस्ट। तो ये एक नेचुरल अमर है और ये होता है। और बाय एंड लार्ज मैं ये समझता हूँ कि ये तो वो हैं जो मार्केट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं, लेकिन मार्केट के जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं जिनकी मेजर तादाद है वो फिर मार्केट में रिएक्ट नहीं करते, वो मार्केट से शाई हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ नुकसान जो है वो ज़्यादा इसमें है कि जो मेजर प्लेयर जो जिनकी मेजॉरिटी है वो पीछे हटना शुरू हो जाएँ और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सेंटिमेंट्स क्या है? ज़्यादातर लोग समझ रहे हैं कि ये एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स बन चुकी है पीटीआई और इमरान खान साहब। देखिए, मैं पॉलिटिकली इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, मगर ओवरऑल जो है वो किसी भी साइड से आ जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर होती है तो मार्केट में फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते, मार्केट में परचेजिंग नहीं आती, मार्केट में बाइंग नहीं आती, मार्केट में जो है वो एक अजीब किस्म की सेलिंग आती है कि लोग कहते हैं कि जी पैसे जो हैं वो संभाल लें। एक जो ट्रेंड पिछले मैं 2-2.5 साल से देख रहा हूँ और ये बड़ा ख़राब ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर कि आप कमा पाकिस्तान में रहे हैं और ख़र्च बाहर करने की बात कर रहे हैं। आज लोग उम्रे पे जा रहे हैं तो 1.5-2 करोड़ रुपए का बजट लेके जा रहे हैं। आज लोग अगर
5 दिन 7 दिन की दुबई छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो 40-50 लाख रुपए का बजट लेके जा रहे हैं। तो ये सब जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये पैसे खर्च होने चाहिए थे। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं मैं जानता हूँ, बिलखुसूस IT कंपनीज़, जो पिछले दिनों या पिछले दौर के अंदर आखिरी दिनों में जो FI के रेड्स हुए, उन्होंने अपना सारा का सारा कारोबार जो है वो इंग्लैंड शिफ्ट कर लिया। तो जो खर्च पाकिस्तान में होना था, जो सैलरीज यहाँ मिलनी थी, अब वो सैलरीज वहाँ मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज को भी लूज़ कराती हैं, और पाकिस्तान में जो एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो दूर हट जाते हैं। अपॉर्चुनिस्ट हमेशा रहते हैं, वो इन हालात में भी पैसे बनाते हैं, और इन हालात में भी जो है वो मुल्क की मैं समझता हूँ कि जो माशी बदहाली है उससे फ़ायदा उठाए जाते हैं। सही, एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के वापस आते हैं। अहम तरीन इस रिपोर्ट के बाद ब्लूमबर्ग की मजीद गुफ्तगू, पाकिस्तान में इंतशार या माशी सालमियत को अगर खतरा लाहक है तो किससे है, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सियासी, सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान साहब, उनकी सियासत मुल्क को किस तरह इंतशार की तरफ लेकर जा रही है, क्या वो मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं? आलमी जरीदे क्या लिख रहे हैं आपको बता रहे हैं। इससे पहले टाइम मैगजीन ने अपने आर्टिकल में पब्लिश किया कि किस तरह इमरान खान साहब की ना कोई माशी प्लानिंग थी, ना कोई फाइनेंशियल टीम थी जो उसको रेगुलेट कर सके, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, और हमने उसका नतीजा देखा कि आज भी हुकूमत भुगत रही है। अपनी हुकूमत की भी गलतियां, कुछ ताखीरी फैसले जो इस गवर्नमेंट ने जो लेने चाहिए थे पहले, जो ना ले सकी, लेकिन इमरान खान साहब के प्लान, उनके प्रोग्राम, उनका IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की आज बदहाली की वजह है। इसी तरह अब ब्लूमबर्ग लिख रहा है कि किस तरह पाकिस्तान में सियासी इंतशार इमरान खान साहब चाहते हैं और मुल्क को उस तरफ धकेलने, इस इंतशार की तरफ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा रोकड़ी साहब के ये मौजूदा सूरत हाल में आपने टिकटों का जिक्र किया था, जो टिकटों की तकसीम तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई, इसमें दोबारा से क्या वही उनसर रहा कि पैसा चला, क्या वही उनसर रहा कि जो पार्टी के लिए लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी, और फिर वही उस्मान बुज़दार नजर आए सामने हमें टिकट में, जिनके बारे में बड़े शदीद शुकूक व शुबहात, तहफ़्फ़ुज़ात, नैब केसेस, फरागोगी के किस्से, उनको फिर टिकट मिला पंजाब असेंबली का। तो ये क्या इमरान खान साहब माजी की कुछ गलतियों से सीखे भी हैं, या उसी रविश, उसी रवैये के साथ आगे बढ़ेंगे, क्या होगा? सैफान, इमरान खान को किसी चीज की परवाह नहीं है। सीखता तो वो है, इस्लाह वो करता है जो किसी की खैर की बात माने और किसी गलत चीज से रुक जाए। इमरान खान ने कौन सी बात माननी है अपनी गलती? इमरान खान जहां पे गलत होगा वहीं पर इल्जाम फेंकेगा किसी के ऊपर, और जो कुछ खुद कर रहा होगा उसके लिए वो 10,000 लॉजिक्स देगा आपको कि मैं ठीक कर रहा हूं। टिकट दोबारा जा रहा है बुज़दार को, टिकट जा रहा है परवेज इलाही को। दो बंदे हैं जो PTI के पंजाब के ऊपर चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, और दोनों के दोनों का दामन करप्शन से, अकरबा परवरी से और बुराई से वो दामन ना सिर्फ छिलनी हुआ है बल्कि सर से लेके पांव तक दागदार है। बुज़दार साहब की पूरी जो अहलियत है वो आपके सामने है कि द पर्सन कैन नॉट इवन गवर्न अ सिंगल थिंग। उसको पता हो कि ये लेटर मैंने कैसे भेजना है, मैंने मिनट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस क्या होती है, उसको कुछ नहीं पता कि ऑफिस वर्किंग होती क्या है। और इतना बड़ा सूबा, अहलियत में वो जीरो, काबिलियत में वो जीरो, और फिर करप्शन में वो बादशाह। तीन चीजें उसके अंदर। आ जाए परवेज इलाही के ऊपर, बहुत जीरक, बहुत तेज, और इन दोनों चीजों का फायदा करप्शन के लिए अगेन बेताज बादशाह। यानी दोनों बंदों को टिकट दे दिया गया, दो बंदे चीफ मिनिस्टर की लाइन के अंदर दोबारा शामिल हैं, और जो लोग पार्टी के लिए शुरू दिन से काम करते रहे, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट समझते रहे कि हमें टिकट मिलेगा, उनको टांग मार के बनीगा उस जमान पार्क से बाहर फेंक दिया गया है। पहले उनको यूज किया गया है कि तुम यहां बैठे रहो दरबार पे, 20-20 बंदे लाओ, 40-40 बंदे, और डेली का खर्चा उठाओ। पहले वो वहां पे चाकरी करते रहे, और अब वो अपने अपने हलकों के अंदर जाके किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये है PTI की अंदरूनी सूरत हाल इस वक्त। इमरान खान का अपना हलका NA-95 के अंदर आप थोड़ा सा पता कर लें कि दोनों जो टिकट्स हैं कैसे दिए हैं, और उसके अपना जो वर्कर्स किस कदर नाला हैं दोनों टिकट्स के ऊपर, आपको समझ आ जाएगी। He will do exactly what he has inside his heart. He will never repent. वो कभी भी नहीं समझेगा कि मैंने गलती की है। वो अपनी उस चीज पर कायम रहेगा। हाँ, जहां पर वो मार खाएगा वो इल्जाम फेंक देगा, कभी किसी पर,
कभी किसी इदारे के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। ये उसकी पूरी जिंदगी, एंड ही इज 74 नाउ। अब इसके आगे उसने क्या इस्लाह करनी है अपनी? अगेन ही इज डूइंग द सेम थिंग। वही बुजदार, वही परवेज इलाही, वही लोग सामने आ गए। जी सैफान। लेकिन नौकरी साहब ये है कि जो अवामी पजीराई जिसका वो कहते हैं कि उनको हासिल है, और जिस दावे की तरफ जिस वजह से वो इंतखाबात चाह रहे हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, क्या ये दावा ये भी हकीकत बन सकेगा? क्या ये जो उनका ख्वाब है इसकी ताबीर हो सकेगी, या ये भी फेक है, पूरी मैनिपुलेटेड है? क्या मामला है ये 2/3 अक्सरियत का जो उनको कहा जाता है कि आप इलेक्शन अभी हो जाए तो आप 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकेंगे? सैफान जी, इमरान खान की जिंदगी में जंतरियां, मुश्तरी का ज़हूर, फलाने सितारे की इस वक्त क्या पोजीशन है, मार्च की 13 तारीख को नीले कपड़े पहन के ये ज़हूर, ये चीजें मैटर करती हैं। उसके ज़हन में पहले ये था कि मार्च तक इंतखाब हो गया तो मैं 2/3 के साथ हूं। उसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी, कोई एप्रिसिएशन ऑफ सिचुएशन, वो चीजें मैटर नहीं करती। सही। वो थियोक्रेसी के अंदर बिलीव करता है। वो बिलीव करता है कि मैं इस वक्त एक अवतार हूं, देवता हूं, और मैं जिधर देखूंगा, चीजें जहां देखूंगा वैसे होंगी। और उसको आगे लोगों की सूरत में एक कल्ट मिल गई है जिसकी वो समझता है कि आई विल डू एवरीथिंग, मैं हर चीज बुलडोज करूंगा। सही। That's why he is asking कि पंजाब में इलेक्शन। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक रोकी साहब लेते हैं, इसके बाद आते हैं और अहमद चुनैर आप से दोनों से गुफ्तगू करते हैं। DGISP की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बात करेंगे नाज़रीन कि आज जो कहा गया है अहम तरीन बात, उस पर भी बात होगी। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISP की तरफ से भी हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस जो पाकिस्तान के वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं उनकी तफसीलात भी बताई गई। साथ साथ जो पाक फौज की कोशिशें हैं, काविशें हैं सोशो इकनॉमिक अपलिफ्ट के लिए, उनका तस्करा भी किया गया। तकरीबन जो शहादतें हुई 137 अफसरान की, उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया। ये कौम, हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म से ट्रिब्यूट पेश करते हैं उन तमाम जो इस वक्त हमारी फोर्सेस के जवानों को जिन्होंने अपनी जानें देकर हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें दी हैं, अपनी जानें कुर्बान दी हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र दे। साथ साथ तकरीबन 436 मिलिटेंट अटैक्स का तस्करा हुआ जो साल 2023 में हुए, जिसमें तकरीबन 293 के करीब जो है इस वक्त अफराद हलाक, शहादतें जो है इस वक्त हो चुकी हैं और 521 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, इनका तस्करा हुआ। साथ साथ हालिया होने वाले अटैक्स जिसमें पेशावर, कराची, इनका तफसीली ब्रीफिंग में जिक्र हुआ। कुछ सवालात पाकिस्तान के सियासी हालात पर भी हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी हालात हैं, अहमद चुनैर साहब, ये सिक्योरिटी खदशात हैं मुल्क को दरपेश। मईशत इनसे सफ़र हुई भी है, हमने देखा करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान सफ़र भी किया इस वजह से। इस पर जो मैग्नीट्यूड है इस क्राइसिस का, वो कितना आप लोग देखते हैं माशी सूरत हाल को सामने रखते हुए? और हालिया भी कल भी हमने देखा CTT अटैक हुआ, इससे पहले कराची में अटैक हुआ। क्या आप लोग भी इनसिक्योर हैं इस पूरी सूरत हाल को लेकर? देखिए, जाहिर है जब ये 36 का क्वांटम आता है पूरे मुल्क का, पूरे साल का, तो एक खौफ की फ़ज़ा तो आ जाती है। और इसमें हमें ये लगता है कि जो पहले बहुत सारे ऐसे रेड्स होते थे जिनमें दहशतगर्द पकड़े जाते थे, मारे जाते थे, वो CTT हमारी कराची की हो या कहीं की भी हो, पूरे मुल्क की हो, वो प्रोएक्टिव होने की बेहद ज़रूरत है। और फिर इसके बाद ये देखना है कि बॉर्डर से जो है वो इनफ्लो कितना आ रहा है। मैं और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं और हम इस बात के प्राइवी भी हैं कि बॉर्डर्स की जहाँ हम टाइटनिंग की बात करते हैं, वहाँ हमें लगता है कि स्मगलिंग जो है वो एक रैम्पट पर आ गई है और हर चीज़ जो है स्मगल चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है। हत्ता कि आज आप जो देख रहे हैं कि हमारे ऑयल का बिल जो है वो कम हो रहा है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी डीजल की जो है वो कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल है ईरानी पेट्रोल, ईरानी डीजल। और मुझे तो एक हमारा ट्रांसपोर्टर ये बता रहा था कि इस वक्त शायद 60% से ज़्यादा डीजल जो है वो ईरानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो अपनी जो ओरिजिनल सेल्स हैं, जो रजिस्टर्ड सेल्स हैं रिफाइनरीज की, वो गिर गई हैं। और वो कह रहे हैं आप PSO की सेल्स देख लें, आप शेल की सेल्स देख लें, वो कितनी गिरी हुई हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम क्या स्मगलिंग को फ़रोग़ दे रहे हैं इस नाम पर कि जी हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ाना जाए, या इस नाम पर हम बाकी चीज़ों की आमद को रोक रहे हैं कि जी
तमाम चीज़ों की जो है वो आज आपको कन्फेक्शनरी जो है वो लातादाद ईरानी कन्फेक्शनरी अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्टोर में चले जाएं, लातादाद स्मगल गुड्स अवेलेबल हैं। तो फिर ये दो चीज़ें जो हैं वो मुल्क में इस वक्त ज़ाहिर होती हैं कि एक तो ब्लैक इकनॉमी जो है वो फ्लरिश कर रही है और सारी ब्लैक इकनॉमी जो है वो स्मगलिंग के फ्लरिश कर रही है। तीसरा जो प्लास्टिक का दाना है उसकी भी इतनी बड़ी इंपोर्ट जो थी वो अगर आपको ये फिगर कम नज़र आ रही है तो आज मार्केट में ये फिर कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि स्मगल्ड दाना जो है वो मिल रहा है मच चीपर देन दी कॉस्ट बाहर। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद ये महंगाई का तूफ़ान जो हम 35-40% की बात करते हैं शायद 60-65% से एक्सीड कर जाता। तो अब ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन आपने स्मगलिंग की जो बात की तो क्या ये कोई मतलब पॉलिसी है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ऑफिशियली ये मतलब चेमगोइयाँ हैं या देखिए मैं इसको ऑफिशियल पॉलिसी नहीं कहता। अच्छा। लेकिन मैं इसको ये कहता हूँ कि हमने उससे नज़रें हटा ली हैं, हमने नज़रें चुरा ली हैं। मार्केट में ये बातें आम हैं। अगर आज हम इसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो कौन पॉइंट आउट करेगा कि हर ट्रक की कीमत है कि जो पाक अफ़गान बॉर्डर से या पाक ईरान बॉर्डर से आता है या जाता है, जो बिला किसी झिझक जाता है आता है। तो जब मार्केट में ये बातें आम हों तो इसमें कोई ना कोई सदाकत तो होगी। कहीं ना कहीं तो हमें अपने चेक्स एंड बैलेंसेस लाने पड़ेंगे। अगर आज हम ये चेक एंड बैलेंसेस लाने को तैयार नहीं है, मुल्क का प्रेशियस जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको हम बालाए ताक रख रहे हैं या हम इस पे शायद आंख बंद कर लेते हैं कि हमारा सीडी जो है वो ठीक हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी जो है वो मुल्क की अपनी इकोनॉमी को तबाह करने के बराबर है। आज हमें इस पर बड़ा सीरियसली गौर करना है, बड़ा सीरियसली देखना है कि जो स्मगलिंग है जो इतनी रैम्पेट पे हो रही है वो क्यों हो रही है, वो क्या हम ऑफिशियल इसको अलाउ कर रहे हैं या क्या हम जो है वो वहाँ पे जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो अपने जेबें गर्म करने के लिए मुल्क की जेबें जो हैं वो खाली कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है इस पर हम बात भी करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जिसका हम तस्करा मैं आपसे करना ज़रूरी समझता हूँ जो हुआ नहीं इससे पहले वाले सेगमेंट में, कि ये जो इमरान खान साहब के दौर में जो भी हुआ, जो टाइम मैगजीन ने लिखा, जो ब्लूमबर्ग ने लिखा, जो उनके दौर में कर्जे बांटे गए टर्फ फैसिलिटी के तहत, जिसके बारे में असेंबली के अंदर मामला आया है कि एट फ्री कॉस्ट तकरीबन जो बांटे गए और वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स को दिए गए, तो उस पर तो कोई आवाज अभी तक कोई तहकीकात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा है, FIA ने, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, कौन लोग हैं जिनको कर्जे मिले? देखिए ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी है जिसको मिला है जी, और इसमें कोई दो राय नहीं बनती। और बिज़नेस कम्युनिटी ने इन पैसों के एवज़ जो है वो बड़ी तादाद में मशीनें मंगाई। देखिए मैं इसको एक जनरल उसमें बात करता हूँ कि आपको अगर एक लॉन्ग टर्म कर्जा मिल रहा हो 7 साल से 18 साल तक का उसमें अरसा हो और आपके 7 साल की रीपेमेंट कोई ना हो और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको ये कर्जा मिल रहा हो, तो कौन सी इंडस्ट्री जो है वो वायबल नहीं होती। तो इसमें लोगों ने जो है वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाया, लातादाद मशीनरी मंगाई, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करने की बात की। और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर डबल हो गई तो फिर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं टेक्सटाइल्स की बात कर लेता हूँ। चले हम उसको एक लीड एग्जाम्पल पकड़ लें कि जहाँ आप ये समझते हो कि आपकी प्रोडक्शन X थी और उस प्रोडक्शन को जो है वो आपने बढ़ा दी, XY कर ली जितनी इंपोर्ट की आपने मशीनरी, लेकिन आपने ये इंतज़ाम नहीं किया कि आगे इसका माल आप कहाँ बेचेंगे। आज जब अमेरिका में और यूरोप में रिसेशन आया तो आप कहते हैं जी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दाने पर खड़ी हुई है। तो बात यह है कि आपने जब ये मशीनें मंगाई तो आपने नई मार्केट क्यों तलाश नहीं की, आपने क्यों जो है वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन को जो है वो एनहांस नहीं किया। और आज आप ये रो रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ जो है वो आइडियल पड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही है, मैं खुद इस बात का प्राइवी हूँ कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ 100% पे नहीं है। हम 20-25% पे थे, शायद आज 40-50% पे आ गए हैं। लेकिन आज भी जो 50% का गैप है उसके ज़िम्मेदार हम हैं कि हमने जो है वो अपनी आगे अच्छी मार्केटें तलाश नहीं की। हमने सिर्फ यूरोप अमेरिका पे इंहिसार किया, वहाँ रिसेशन आया, लोगों ने स्टोर्स पर टेक्सटाइल की परचेज़ जो है वो कम कर दी, तो हमें जो है वो ये फेस करना पड़ा कि जी हमारी प्रोडक्शन जो है वो आगे नहीं जा रही। हमें अफ्रीका की मार्केट तलाश करनी थी, हमें दूसरे बराए तो ये तो गलती नहीं कि टेक्सटाइल की थी जिन्होंने खुद से, देखिए मैं तो बिल्कुल मैं खुद टेक्सटाइल का आदमी हूँ। अरबों डॉलर, 3 अरब डॉलर इस हालत के अंदर आपने मुफ्त में उन्होंने पैसे दे दिए उठा के, और अभी भी वो कह रहे हैं कि मराद दें हमें, रीजनली कंपेटिटिव टैरिफ दें, वरना हमारी इंडस्ट्री सफर होगी। इसको जो है वो हमें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक ब्रॉडर लेवल पे देखने की ज़रूरत है। कहीं भी दुनिया में ये नहीं होता कि $30 की गैस इंपोर्ट करके $5 की आप बेचें। कौन सी कंपनी नहीं तो ये लोग थे कौन जिनको
को ये कर्जे मिले? इमरान खान साहब के दोस्त थे, अहबाब थे, ये तो जब लिस्ट आएगी तो हर चीज पता चल जाएगी। ये सबके दोस्त अहबाब रहे हैं, ये नवाज शरीफ के भी, इमरान खान के, हर एक के रहे हैं। कौन है ये? बिजनेस कम्युनिटी है। बिजनेस कम्युनिटी हमेशा जो है वो हुकूमत वक्त के साथ चलती है और हर बिजनेस कम्युनिटी के शख्स ने शायद इससे फ़ायदा उठाया हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस फ़ायदा उठाने के लिए अगर अच्छी पॉलिसी थी तो आपने अपना भी एक, मैं समझता हूँ उसमें कतरा डालना था कि आप आगे चल के इसकी मार्केटिंग जो है वो एनहांस करते और मुल्क की तरक्की के लिए बात करते। आज आपकी मार्केटिंग एनहांस नहीं हुई, आप उसी पुरानी मार्केटों में चल रहे हैं और आप ये कहते हैं कि जी हम मर गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जायज़ नहीं है। हमें मुल्क का भी सोचना है कि मुल्क तो ने इससे $3 अरब जो लगाए और 70-30 के इक्विटी रेशो से तकरीबन $4.5 अरब की मशीनरी, एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़े, $6-7 अरब, कुछ नहीं हुआ एक्सपोर्ट्स। देखिए एक्सपोर्ट तो 10% शायद टेक्सटाइल की साल कम हो जाए, कम हुई है ना, वही मैं जी कम हो जाए और वो बढ़नी चाहिए थी। प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ी हुई हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम 20-25% प्रोडक्शन लेवल पे आ गए थे, आज 40-50% के दरमियान आ गए हैं, तो अब बतदरीज हम बढ़ेंगे, वैसे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा आपने अभी कहा कि हम, क्योंकि पॉलिटिक्स पे आप कह रहे थे मैं साइड नहीं लूंगा, लेकिन इलेक्शंस क्या बिजनेस कम्युनिटी, स्टॉक मार्केट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स चाहते हैं कि इलेक्शंस हो 14 मई को, या नहीं चाहते इलेक्शंस हो? क्या देखिए हम मार्केट स्टेबिलिटी की बात करते हैं और हम ये बात करते हैं कि जी जिस सूरत में मार्केट स्टेबिलिटी आ सकती हो, चीज़ों में ठहराव आ सकता हो, लोग अपने काम की तरफ तवज्जो दें, वो स्टेप जो है वो लेना चाहिए। आइडियली हम ये समझते हैं कि जी बार बार इलेक्शन होने के बजाय कोई एक फ़िक्स डेट हो जिसमें पूरे मुल्क में इलेक्शन हो और उस पैरामीटर में जो है वो काम करने की ज़रूरत है। मतलब ये कि ये एक टुकड़ों में इलेक्शन ना हो, 14 मई को इलेक्शन हो नहीं हो, ये मतलब या क्या? देखिए हम ये चाहते हैं कि जी इलेक्शन ज़रूर हो, कानून के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो, लेकिन इलेक्शन जो है वो तमाम सूबों में फेडरल लेवल पे जो है वो एक साथ होने ज़रूरी है, ताकि हम बार बार इस प्रोसेस से ना गुजरें, बार बार मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। सही। खुर्रम साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अहम तरीन DGI-SPR की हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मुख्तलिफ सवालात भी हुए, लेकिन उन्होंने मजमूई तौर पर अहाता किए हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स थ्रेट्स का, और फिर जो इस वक्त उनसे सियासी नौयत के सवालात भी हुए, लेकिन पाक फौज बार बार ये कह रही है हम न्यूट्रल हैं, किसी भी तरफ नहीं, किसी सियासी सोच की तरफ नहीं है हम लोग। तो आज फिर ये उन्होंने कहा, और आपने कैसे देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, खासतौर पे जो थ्रेड्स इनका जिक्र किया गया कि जो हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न से और हमारी जो कोशिशें हैं, इनको किस तरह आप सराहते हैं? खुर्रम साहब। इरफान, सबसे पहली चीज, एक दुनिया का असूल है कि फौजें न्यूट्रल हो जाया करती हैं, लेकिन एजेंसीज कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकती। आपका जो थ्रेट है TTP का, वो कोई KP बाउंड नहीं है। KP से शुरू होता है, पंजाब में जाता है, पंजाब बलूचिस्तान हर चीज के ऊपर है। तो इसको उस तनाजुर में देखे ही ना कि जी ये फौज न्यूट्रल हुई है या क्या हुई है। ये थ्रेट ही ऐसा है कि इसमें कोई न्यूट्रलिटी नहीं है। सही। इस थ्रेट के अंदर और इन बड़े थ्रेट्स के अंदर, जैसे अहमद शनाई साहब ने कहा, हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर से जो इकोनॉमी हमारी रिलेटेड है, उन मसाइल के ऊपर अगर आप कहें फौज न्यूट्रल हो जाए तो फिर फौज, यानी ये ऐसे नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब कुछ और है। सेकंड पॉइंट, बड़ा कैटेगोरिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया है, बता दिया गया है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है और किस तरफ इशारा है, और दूसरा उनका अफगानिस्तान के अंदर जो उनका नेटवर्क्स हैं उनका, और फिर उन्हीं नेटवर्क्स का गठजोड़ बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का, ये एक नेक्सस है जिसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर बता दिया गया। अब इसके लिए दो अगेन अहम तरीन चीजें हैं उन लोगों के लिए जो कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करने वाले लोग, मैं थोड़ा सा देसी लफ्ज कहूंगा कि वो थोड़ा सा अपनी जगह पर आ जाएं और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। और मेरा ये इशारा किसी और की तरफ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, कि जो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग और एक बयानिया और दूसरा बयानिया और चीजों के अंदर से एक चीज निकाल के तीसरी, और वो ये गड़बड़ हो गई, वो इस जो है इस मिलाइन करने की कोशिश चीज से निकलें। ये हमारा मुल्क है, अवाम ऑलरेडी अपने इस मुल्क के थ्रेट को अवाम को पता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर हो चुका है, आपका KP सिक्योर हो चुका है। अब ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोबारा आ रहे हैं KP के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, और जितनी उन्होंने तादाद बताई, दिस इज हाउ दे आर कमिंग बैक, वो एक इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। अब हम अगेन उस स्टेज पर आ गए हैं कि जैसे कहा अहमद साहब ने कि बॉर्डर कंट्रोल नहीं होता। बॉर्डर कभी भी कंट्रोल नहीं होगा जब तक ये मैनेज खत्म नहीं होता। बॉर्डर के कंट्रोल के लिए पाकिस्तान के अंदर आपको अमन की जरूरत है। पाकिस्तान में अमन के लिए आपको ये जो फैक्टर्स हैं इनके खत्म होने की और इनके अंडर इनको दबाने की जरूरत है। मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है,
ना सैफान ने नोट कमाया हुआ है इंग्लैंड जाके रहने का, ना अहमद चनाई साहब जाना चाहते हैं, ना मैं जाना चाहता हूं, ना स्विट्जरलैंड में हमारे घर हैं, और ना इस पूरी कौम के जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ना इनके कनाडा और स्विट्जरलैंड के अंदर घर हैं। हमने अपने मुल्क को बचाना है सिंसेरली। अहमद साहब की बहुत अच्छी तजावीज हैं, अच्छी तरफ हैं। आई वुड लाइक कि इस तरह के लोगों को ला के आप मुआशियात के ऊपर जब लोगों को, मुझे समझ आई है बहुत सारी चीजों की, ये थ्रेट इंशाल्लाह हम मिलकर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इस थ्रेट को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे और अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। और इसकी मजबूती के बाद हमारे बॉर्डर्स, हमारी तमाम चीजें, स्टेबिलिटी आएगी, और उसके बाद जाके आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा रोगरी साहब, लेकिन दो अहम सवालात हैं रोगरी साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक। एक तो कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का भारत के रवैये का तस्करा भी हुआ है इसमें, और हम देख रहे हैं कुछ दिनों के अंदर SCO समिट में बिलाल भुट्टो जरदारी साहब का मुतवक्का दौरा है भारत का। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो दौरा मुतासिर होता हुआ या नजर आता है आपको, क्योंकि उस पर सियासत ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, शाह महमूद साहब कह चुके हैं कि नहीं जाना चाहिए बिलावल को, तो क्या ये जाना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर को या नहीं जाना चाहिए? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया के बारे में अहम बातें हुई हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा उस दौरे पे? तूफान, पहली बात यह है, शाह महमूद कुरैशी का ये बात कहना एक इतनी बड़ी बददियानती है, इस मुल्क के साथ ज्यादती है। आप अच्छा, फिर हम अगर वहां भारत का दौरा मंसूख करें तो फिर एम्बेसी भी बंद कर दें, अपनी भी और उनकी भी। ये हम किस किस्म की रविश में चल रहे हैं? हमें पता है भारत हमारे साथ ये कर रहा है, हमें पता है कि भारत ये काम कर रहा है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं जाएगा वहां जाके पाकिस्तान का केस उनके साथ 1 to 1 डिस्कस नहीं करेगा, तो शाह महमूद कुरैशी को भेजेंगे कि जाके दरबार से उठ के वहां पे जाकर अपने मुरीदों के साथ बात करे। यानी ये इस मौके के ऊपर इन लोगों का इस तरह के बयानात देना, यही सबसे बड़े तकरीबकार और बददियानत लोग हैं। बिलावल को बिल्कुल जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अपना जो वजीर खारजा है वो जाएगा। वजीर खारजा किसका बयानिया लेके जाएगा, पाकिस्तान का या किसी नेपाल का? तो इस विजिट को बिल्कुल न समझा जाए कि ये कोई जुर्म होने लगा है। बिल्कुल ठीक है, विजिट भी होगा, हम अपना मुल्क भी बचाएंगे और भारत के खिलाफ हम उसकी तमाम चीजों को देंगे। क्यों नहीं देंगे? भारत की हम इस चीज को कबूल करेंगे जो वो कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में से उठकर या बलूचिस्तान में या KP के अंदर, वो चीजें हम लेके जाएंगे। इन चीजों को फॉरेन मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में भी लेके जाएगा। भारत ने आपके और हमारे साथ किया क्या है? हर जगह पे शोर मचा के हमें गुनाहगार ठहराता रहा है सारी उम्र। उनका मीडिया हर वक्त पाकिस्तान पे पत्थर फेंकता था, हम खामोश होकर बैठे होते थे कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। ये तरीका बेहतरीन तरीका है। सफारती लेवल पर साहब ये बताएं कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बाकायदा तहरीक इंसाफ और कुछ लोग जिनको बैरूनी एजेंसियों की भी सपोर्ट हासिल है, वो बाकायदा सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाक फौज और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। आज सवाल भी हुए से मुतल्लिक कहा गया जी कि गैर आईनी है ये मामलात। इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर इसका जिक्र हुआ था, तो कोई क्रैकडाउन, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए तहरीक इंसाफ के, लेकिन कोई ऐसा ब्लैंकेट क्रैकडाउन ऑपरेशन इनकी सोशल मीडिया वॉरियर्स, जिनको ये कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स, जो ट्रेंड्स बनाते हैं और जिसमें कुछ नामवर हमारे यूट्यूबर्स भी शामिल होकर ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं या बनाने में वालों में होते हैं, तो क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको नतीजा अखज़ करते हैं इस बारे में? देखिए सैफान, ये वॉरियर्स नहीं है, ये हैं ज़ोंबीज। ये वॉरियर्स नहीं है, ये अपने मुल्क के दुश्मन बन के कुछ बंदों के हाथों में प्यादे बन के खेल रहे हैं। कोई बैठा हुआ है कहीं बाहर के मुल्क में, कोई कहीं बाहर के मुल्क में, कोई कहीं बाहर के मुल्क में, और कहां से उनको पैसे मिल रहे हैं, फंड मिल रहे हैं। इस वक्त हमें मिली गैरत और जुर्रत की जरूरत है, जिसका शदीद फुकदान पाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में, कि वो जो मिली गैरत थी जिसकी बुनियाद पर कौमें इकट्ठी होती हैं और कौमें सर उठाती हैं, उस गैरत के साथ इनकी दुश्मनी आई हुई है इस वक्त। और ये बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चों के कैरियर्स को, बच्चों की सोच को, बच्चों की डायरेक्शन को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन वो टाइम गुजर गया। अब इंशाल्लाह ताला हर आने वाले दिन इनकी ये जो पाकिस्तान मुखालिफ मूवमेंट थी, जो ये इनकी अपनी नफरत में ये चला रहे हैं, इंशाल्लाह ये कम होगी और अल्लाह ताला के फजल से लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि नहीं, ये जो बयानिया था ये सारे का सारा मुल्क दुश्मनी है, ये सारे का सारा पाकिस्तान को खोखला करने के लिए। इन्होंने बंदों को खरीदा हुआ है, कोई इंग्लैंड के अंदर, कोई अमेरिका के अंदर इनके बैठे हुए हैं, ट्रोलिंग वहां से करते हैं, गालियां वहां से निकलवाएंगे, झूठे बयानिए वहां से चलवाएंगे। हर दिन गुजरने के बाद इनका ये जो मकरूह चेहरा है, आई वुड से, ये खुलता जाएगा और इंशाल्लाह हम मिलके अपने मुल्क के लिए पेट्रियट बन के काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम खामोश रहेंगे तो फिर इनकी मक्कारियां और इनकी जो चालाकियां ये चलती रहेंगी। ट्विटर के ऊपर आप देख लें, एक टाइम तक इन्होंने जाली अकाउंट्स,
पता नहीं क्या क्या बना के ट्विटर के ऊपर ये गंद फेंक देते थे। आज ट्विटर खड़ा हुआ है 50-50 में, बल्कि 60-40 पे चला गया है। इनका बयानिया 40 पे खड़ा होता है और पाकिस्तान का बयानिया 60 पे खड़ा होता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपने घर वालों को, उन लोगों को कि जिनको इन्होंने विक्टिम बना के इस्तेमाल किया, हमने उनको बताना शुरू करना है कि आपका मुल्क है, आपने इस मुल्क को बचाना है, आपके इदारे हैं, आपने इदारों को बनाना है, आपने इन इदारों में आना है, ये आपका घर है, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा, ये जो आपने भी बात की बॉर्डर मैनेजमेंट की, अभी इस पर रोकड़ी साहब ने भी इसका जिक्र किया है, ये एससीओ समिट एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा बिलाल साहब का आ रहा है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया का जिक्र हुआ है, कश्मीर के तनाजुर में बहुत से अहम मामलों पे सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से। क्या हमारी ये जो इंडस्ट्री है, जो हमारा बिजनेस जिसे कहते हैं वॉइस है, वो क्या समझते हैं कि जाना चाहिए एससीओ समिट में वज़ीर ख़ारजा को या इज्तनाब करना चाहिए? देखिए, हमें इंटरनेशनली अपने आप को अलूफ नहीं रखना चाहिए, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देना चाहिए और हमें अपना भरपूर तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्रेजेंटेशन देनी चाहिए कि जी हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही है और हमारे क्या मसाइल हैं। और जब तक हम ये बात इंटरनेशनली पहुंचाएंगे नहीं, लोगों को बताने की बात नहीं करेंगे, और मैं समझता हूँ एससीओ वो फोरम है कि जहाँ पर तमाम इसके मेंबर ममालिक जो है वो मौजूद होंगे। जब वो मौजूद होंगे और उनके सामने हमारी इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो हमारी आवाज़ जो है वो एक सिग्निफिकेंट होगी, वो सुनी जाएगी और लोग कहेंगे कि एक दुश्मन मुल्क का अगर नुमाइंदा आया हुआ है और वो बात कर रहा है तो उसकी बात को जो है वो अहमियत दी जाएगी और उसमें वज़न होगा। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर ये हमारे लिए विन विन पोजीशन है और इस विन विन पोजीशन को ज़रूर कैपिटलाइज़ करना चाहिए। लेकिन जो साथ साथ ये तो नहीं कि हमें पहले कोई मुतालबात रखने चाहिए कि कश्मीर के हवाले से जो स्टेटस है वो वापस हो, या आपको समझते हैं कि हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी बढ़ना चाहिए? देखिए, कारोबारी होने के नाते मैं हमेशा ये कहूँगा कि हमें जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर कॉन्सनट्रेट अपना हमेशा रखना चाहिए। और ये ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कारोबारी लोगों के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क को जो है उसका पहिया चलेगा उससे। तो जब पूरे मुल्क का पहिया जिस चीज़ से चल सकता है वो हमारी प्रायोरिटीज़ हों और इसके बाद हम दूसरी बात करें। इस कहने का मकसद ये नहीं है कि हम कश्मीर के वो जो इशू है उसको पसे पर्दा रखना चाहते हैं, वो अपनी जगह पर इफेक्टिवली जो है वो चलता रहे। और उस पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि वो इशू जो है वो डेड हो गया है, उस इशू में जो है वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है पीछे। तो मैं समझता हूँ कि कौम के सामने वो हक़ाइक़ भी आने चाहिए ताकि हम अपनी सही डायरेक्शन के साथ काम कर सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं चुनाव प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। मैं चुनाव फोरम रोकड़ी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अहम तरीन मामला आज DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ साथ ब्लूमबर्ग से इमरान खान साहब के बारे में जो कहा गया। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।